आर्ट एंड कल्चर। इसमें 3 लेक्चर पहले हो चुके थे, अब अपना रहेगा चौथा लेक्चर। चौथा लेक्चर में इसमें पहले जो 3 लेक्चर थे, तो इसमें जैसे अपना आर्ट है और कल्चर है, तो आर्ट वाले पार्ट में क्या थे, एक तो था विजुअल आर्ट और दूसरा था परफॉर्मिंग आर्ट। इसमें जो अपना विजुअल आर्ट है, विजुअल आर्ट रहा, इसमें अपना जो पेंटिंग वाला पार्ट है वो लगभग हो गया था पूरा। अब यहाँ पर जो अपना बचा वो इसके जो रिमेनिंग विजुअल आर्ट के पार्ट है, उन्हें यहाँ पर इसलिए डिस्क्रिप्शन में नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि एक साथ ये जो विजुअल आर्ट है ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है। अगर अब मैंने इसे आपको पहले बता दिया तो ये क्या करेगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा और फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि जनरली लोग ये जो स्पेशली जो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, यही उन्हें इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसके बाद वो ऑलमोस्ट जो कल्चर है उसे इतना डिफ़िकल्ट मान के छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पेंटिंग के बाद ये परफॉर्मिंग वाला आर्ट वाला जो पार्ट है इसे कवर कर लेंगे, और एक बार ये कवर हो गया तो फिर आप ये इसे लास्ट वाले पार्ट में से हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट अपना आ जाएगा। कल्चर मीन्स पहले अपन परफॉर्मिंग आर्ट निपटा लेंगे, इसके बाद फिर विजुअल आर्ट करेंगे और लास्ट में कल्चर वाला पार्ट रहेगा। अब यहाँ अगर अपना विजुअल आर्ट का जो देख लिया जाए, मीन्स परफॉर्मिंग आर्ट का जो हम बात कर रहे थे, तो परफॉर्मिंग आर्ट में जो अपना पहला टॉपिक आता है वो है म्यूजिक। देखो, म्यूजिक जैसे एक छोटा बच्चा है तो सबसे पहले क्या करता है, वो डांस करना शुरू करेगा या ड्रामा करेगा या गाना गुनगुनाना शुरू करेगा। सबसे सिंपल है, अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन भी है तो सबसे जो सिंपल पार्ट है वो होता है गुनगुनाना, मीन्स म्यूजिक। लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी म्यूजिक जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं है। म्यूजिक जो है उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बाद में डांस और ड्रामा का पार्ट वो बना ही है। तो म्यूजिक में हमें एक लिमिट में ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहीं ना कहीं डांस और ड्रामा के अंदर ही पढ़ना है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें हम यहाँ पर म्यूजिक में देख लेंगे। तो अगर इंडिया के जो बेसिक म्यूजिक को अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है, इनकी वे ऑफ टीचिंग क्या है। तो जो अपना इंडियन म्यूजिक है, अगर हम इस कंटेंट को देखें तो अपने कंटेंट में क्या देखना है हमें, कि कोई भी म्यूजिक है, एक तो हमें अपना जो इंडियन म्यूजिक है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेना है, और फिर यह है कि हमारा एंशिएंट और मिडवल इंडिया में या फिर मॉडर्न तक की ये जो म्यूजिक है उसकी कैसे टीचिंग हो रही है, यानी कि उसका जो वे ऑफ टीचिंग है उसे थोड़ा देख लेना है, क्योंकि उसका थोड़ा हमारे लिए स्पेशली जैसे ध्रुपद वगैरह पे जो क्वेश्चन आए हैं या मांगनियार पे जो क्वेश्चन आए, तो ये वे ऑफ टीचिंग का थोड़ा इम्पोर्टेंस है। और वे ऑफ टीचिंग का हमारा जो लिंकेज है वो इस बात से भी है कि कैसे मॉडर्नाइजेशन हमारा जो आर्ट एंड कल्चर जो हेरिटेज है उसको लॉस या उसको लॉस पहुंचा रहा है, उसको हार्म कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उससे भी लिंकेज आ जाता है इसका। फिर इसके बाद हम म्यूजिक के कंपोनेंट देख लेंगे, मीन्स जो हमारा म्यूजिक होता है उसमें जैसे राग है, ताल है, ये जो चीज़ें चलती हैं सारेगामा वाली, तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। रस वगैरह है इसी के कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो अपने ये जो चीज़ें हैं स्पेसिफिकली इसमें जो हिस्ट्री बोला आपको, वे ऑफ टीचिंग बोला और कंपोनेंट बोला, ये चीज़ें जस्ट एक बैकग्राउंड के लिए है जिससे कि हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में जनरेट हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो हमारा जो क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसी से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर हमारे, किससे, क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। और एक लास्ट पार्ट रहेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे अभी तक यूपीएससी में तो क्वेश्चन नहीं आए हैं। एक जो मेंस में क्वेश्चन आया है, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनका डिवाइडेशन जो संगीत नाटक एकेडमी है वो करता है इंडिया में, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है और ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो उसे लास्ट पार्ट में से देखा जाएगा। तो पहले हम इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जैसे कोई भी आप बुक पढ़ते हो, जैसे स्पेशली मैं एक ही सजेस्ट करूँगा कि नितिन सिंघानिया पढ़ लो, क्योंकि वो एक हिसाब से ठीक बुक है। बहुत अच्छा तो नहीं है बट कम से कम 70-80% जो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें सफिशियंट है, और एक नॉर्मल आदमी के लिए इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोले म्यूज़िक की, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे शास्त्र वगैरह चलते रहते हैं तो वो ये बोलते हैं कि नारद मुनि जो हैं, क्योंकि वो हमेशा बीड़ा एक जो हमेशा टांग करके कहीं भी घूमते रहते थे और नारायण नारायण करते रहते थे,
तो इस टाइप से बोल सकते हो कि जो नारद मुनि है, तो ये जो म्यूजिक है, बोला कि अर्थ पे जो म्यूजिक को जो इंट्रोड्यूस किया वो नारद मुनि ने किया। अब ये तो रही शास्त्रों वाली बात, लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है वो तो हमें वही चलेगा जो हमारा ऑथेंटिसिटी है, जो गवर्नमेंट हिस्ट्री, जो हमारी हिस्टोरिकल बुक्स बोलेंगी वही चलेगा। तो बुकों में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो शुरुआत की बात की जाए तो वो कहाँ हो जाता है, अपना हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में ये बोला जाता है कि वहाँ पर मीन्स सिस्टमेटाइज तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी हो ही रखी थी। अब वो कितना सिस्टमेटिक है उस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि डांसिंग गर्ल है, इसका मतलब वहाँ पर डांस वगैरह का तो परफॉर्म काफ़ी अच्छा पहले से ही चल रहा था। इसके बाद वहाँ पर जैसे 2 इंस्ट्रूमेंट मिले। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है 7 हॉल का ये जो फ्लूट है वो है। तो यहाँ पर एक तो बोल दिया गया कि 7 हॉल का जो फ्लूट है, ये जो फ्लूट है ये कितने का है? 7 हॉल का। दूसरा किस टाइप से काम कर रहा है, ये नीचे पे है तो ये है बैकग्राउंड। ओके, इस टाइप से वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक तो रहा कि 7 हॉल का फ्लूट है। दूसरा बोला रावण, रावण हथा, मतलब रावण जो था अपना, कौन? रावण, उसके हाथ में हाथ, तो ये है रावण हथा, मतलब रावण के जो हाथ में है। ठीक है, तो रावण हथा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो अपना आ गया ये वाला इंस्ट्रूमेंट। दिस इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, बट जो वीणा जैसा इंस्ट्रूमेंट हमें यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है? वो है अपना रावण हथा। और फ्लूट का यहाँ पर जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है वो अपना जो 7 हॉल जो फ्लूट है उसका एक छोटा सा पीस है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअली पूरा कवर अच्छा है, पूरा कवर नहीं कर रहा है। ओके, चलो आगे देखते हैं इसे। अब हिस्ट्री में हड़प्पा के बाद क्या आएगा अपना? हड़प्पा के बाद आएगा वैदिक एज। वैदिक एज में पहला कौन सा? अपने 4 वेद हैं, इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। तो इसमें जो सामवेद है वो तो मेनली म्यूजिक से रिलेटेड है, और सामवेद का भी स्पेसिफिक पार्ट है, वो कौन सा है? गंधर्व वेद। जो गंधर्व वेद है, मतलब बोलते हैं गंधर्व जो हैं, उस शिव के जो गंधर्व थे, गढ़ वगैरह थे, उनसे रिलेटेड है। तो ये जो गंधर्व वेद है ये पूरा का पूरा म्यूजिक से ही रिलेटेड है। इसके बाद 4-5 और ऋषि मुनि आ जाते हैं। इनको हमें याद क्यों रखना है? क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी रहती है, जो अपना प्री है, कि इन पे MCQ आ जाए। तो पहले हमें याद रखना है कि यहाँ पर एक आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि जो हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी नाट्य शास्त्र। ये जो नाट्य शास्त्र है ये लिखी गई, इसका कोई फिक्स पीरियड तो नहीं मालूम है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD के आसपास कहीं लिखी गई है। उसके बाद एक हो रहा है 7th से 8th सेंचुरी के आसपास, उन्हें बोला गया मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने लिखा था बृहदेशी। बृहदेशी के नाम से बुक है, जिन्होंने रागों को डिफाइन किया था कि राग क्या है। देखो भरत मुनि ने जो काम किया था वो इंडिया में इस टाइप का ऑथेंटिक वर्क जो है वो पहला ऑथेंटिक वर्क है। इनकी नाट्य शास्त्र में उन्होंने ये क्लासीफाई किया कि म्यूजिक क्या है, म्यूजिक के राग वगैरह से रिलेटेड है। उसी में ने डांस और ड्रामा के बारे में किया कि कोई किस टाइप का ड्रामा बनना चाहिए, डांस कैसे होना चाहिए, इनकी परफॉर्मिंग इधर उधर की बहुत सारी पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा उन्होंने उस पर। तो भरत मुनि को याद रखना है कि नाट्य शास्त्र लिखी है उन्होंने, उनका टाइम पीरियड याद रखना है। दूसरा मतंग ऋषि, ये है 7th 9th पीरियड, मतलब एंशिएंट इंडिया के लास्ट पीरियड के थे ये। कौन? मतंग ऋषि। इन्होंने क्या लिखी? बृहदेशी, जो राग को ही डिफाइन वगैरह करते हो, राग से रिलेटेड काम है। इसके बाद आते हैं 13th सेंचुरी में है सारंगदेव। अब सारंगदेव कब के बता रहे हैं? 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी समझ रहे हो, ये जो पीरियड है ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। तो सारंगदेव हैं वो, उन्होंने एक बुक लिखी थी संगीत रत्नाकर। कौन सी? संगीत रत्नाकर। उन्होंने उस बुक में 24 टाइप के रागों का डिस्क्रिप्शन किया है सारंगदेव ने। और इनसे पहले 11th सेंचुरी के टाइम पे एक नंद के नाम से हुए थे, जिन्होंने संगीत मकरंद के नाम से एक बुक लिखी थी। तो अब आपको यहाँ पर रखना क्या है? इनका जो क्रम है उसको याद रखना है। क्रम मतलब यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आए हैं वो 2 टाइप के आते हैं।
एक तो आते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी, तो एक तो बुक की क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आएंगे, या दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो रहता है इनकी क्रोनोलॉजी पे, जैसे कि सबसे ओल्डेस्ट क्या है या कौन किस टाइम पे। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सारंग देव है, सारंगी जो बजा रहे थे, सारंगी ये 13वीं सेंचुरी के टाइम पे बजा रहे थे, जबकि जो अपने मतंग हैं, मतंग ऋषि जो है वो थे लगभग 8th, मान लो 7th और 9th के मिक्स, तो ये लगभग 8th के टाइम पे मान लो यहाँ, ठीक है। और नंद जो है वो है 11th के टाइम पे। तो इस टाइप से तुम मैंने समझ सकते हो कि भाई पहले कौन आए, मतंग ऋषि आए, फिर नंद आए, और इसके बाद सारंग आए। ओके, अब हिस्ट्री के बाद एक मुद्दा आता है, ये आखिर हमारे जो एंशिएंट या मिडिवल में है, ये जो हमारे म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, इतने ज़्यादा पॉपुलराइज हुए, तो आखिर ये हुए कैसे, मीन्स इनकी जो बैकग्राउंड है, वे ऑफ टीचिंग कैसे थी। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में क्या था, गुरु शिष्य परंपरा का हमारे यहाँ से स्टार्टिंग से रहा है। तो क्या हुआ, एक जो गुरु रहे, उन्होंने अपना पूरा पूरा आश्रम सिस्टम बनाया। मतलब ये जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, इसमें गुरु है तो उनके नाम से क्या चलता था, गुरुकुल। जैसे कोई ऋषि है उन्हीं के नाम से चलता था पूरा ऋषिकुल का नाम, फिर उन्हीं, वो अगर ख़त्म भी हो गए तो उनके जो शिष्यों ने उनको रिप्लेस किया, आगे एजुकेशन सिस्टम चलाते रहे। तो इस टाइप से पूरा एक सिस्टम चलता रहता था। तो वो क्या हो गया, एक गुरुकुल, जो एजुकेशन का एक मेन सेंटर है, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चलती रहे। तो अब आपको पता है कि यहाँ स्टूडेंट जो है वो रहते भी यहीं थे, खाते भी यहीं थे, लेकिन फी पेमेंट मतलब वैसी तो नहीं देते थे जैसा आज के एकेडमिक चल रहा है। तो इनको जो एक्स्ट्रा जो इन्वेस्ट खर्चा चाहिए वो कहाँ से मिलता था, तो वो जो रॉयल पेट्रोनेज है वहाँ से इन्हें थोड़ा फंडिंग मिल जाती थी। सेकंड थिंग है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, चाहे वो राजा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, राजा रंग टाइप का, सबको एक ही साथ रहना है, सबको एक साथ ही पढ़ना है। तो इस टाइप से जो वे ऑफ टीचिंग था वो इक्वालिटी टाइप की बोल सकते हो। गुरु शिष्य परंपरा चल रही, मतलब एक पूरी लिनिएज चल रही है। वो सिस्टम एक बार इंस्टीट्यूशन खड़े हो गई, इसके बाद वो ख़त्म नहीं होती थी और वो चलती रहती थी। तो ये जो है, इसकी वजह से क्या हुआ कि एक टाइप से एक आया, उसके बाद फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया। तो इस टाइप से जो सिस्टम है वो बना रहा। इन्होंने जो भी अपना नॉलेज गेन किया, उन्होंने उनके नॉलेज के साथ अपने नॉलेज को और बूस्ट अप किया, मीन्स अपने एक्सपीरियंस को उसके साथ जोड़ करके और एडजस्ट किया उसे कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के साथ, और उसे आगे बढ़ाया। फिर ये थोड़ा और कंटेम्प्रेरी करके और आगे बढ़ाएगा। इस टाइप से ये जो नॉलेज है वो 5-5, 10-10 पीढ़ियों की जनरेशन को क्रॉस करके जाता था, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता और एक कंटिन्यूटी बनी रहती थी। यही कंटिन्यूटी जो आज के टाइम पे नहीं हो पाती। तो इससे कैसे मॉडर्नाइजेशन का कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, इस चीज़ को वहाँ से लिंक करना था। जैसे कि जो अपना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इस टाइप के लिनिएज का कोई सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पर कोई गुरु शिष्य से इस टाइप का लिंकेज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये टीचर है, ये केवल अपनी जॉब के लिए काम करता है, एक टाइम के बाद ही रिटायर हो गया। इसकी जगह को इसकी जो स्टूडेंट हैं वो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे इसको रिप्लेस करें, ये ज़रूरी नहीं है। कोई एग्जामिनेशन होगा, उसके थ्रू कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर इंटर कर जाएगी। तो ये जो लीनिएज है, ये कभी इसके एक्सपीरियंस को लेकर के और उसमें अपने एक्सपीरियंस को जोड़ करके आगे नहीं बढ़ाता है। तो इस टाइप से जो सिस्टम जो था, जो टाइम के साथ हर सिस्टम को इम्प्रूव करते जाना। जैसे आपने 4 पेज का नोट्स बनाया, सामने वाला कोई जो अगला आएगा वो उसको पढ़ेगा, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा और उसे और फर्दर इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप से जो नॉलेज है जो इम्प्रूव होती जाती थी एक्सपीरियंस से, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गई। तो ये वे ऑफ टीचिंग का जो इशू था वो अपना यहाँ पर हो गया। अब अपना जो म्यूजिक है उसके कंपोनेंट देख लें, तो जैसे जो अपना कोई भी म्यूजिक होता है तो अपन बोलते हैं कि हमारा जो म्यूजिक है वो किससे बना है, स्वरों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर हमें कोई म्यूजिक में पीएचडी नहीं करनी है कि हमें ये समझ में आए कि 7 स्वर हैं वो कैसे काम करेंगे। बस सारेगामा ये पता समझ में आ गया कि हाँ, म्यूजिक का एक पार्ट है स्वर होता है, दूसरा होता है स्वर भले ही है। जैसे स्वर मीन्स वर्ड है, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी के टर्म है तो कितने हो गए, 52 वर्ड्स हैं। ये अपने मान लो 7 स्वर है, वैसे यहाँ 52 वर्ड्स हैं।
लेकिन वो वर्ड होना और वर्डों को अरेंजमेंट कर देने से कुछ नहीं होता। उनके वर्ड को बोलने से ऊंच और नीच भी, थोड़ा स्पीच जो है वो हमें ऊंच नीच करनी पड़ती है, तभी वो एक लैंग्वेज निकलती है। जैसे का है, उसे की। तो ये जो फ्लक्चुएशन लैंग्वेज को, ये क्या हो गया, ये अपने हो गए राग। मीन्स जो वर्ड के अरेंजमेंट के साथ उसमें जो लैंग्वेज के साथ अप डाउन होता है वो अपना राग हो गया। राग भी बहुत सारे होते हैं जो टाइम और सीजन के हिसाब से गाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप जो बुक है उसमें जब पढ़ोगे तो इतना याद रखोगे, जैसे ये सुबह हुई और ये शाम का टाइम है, तो सुबह में हम जनरली पूजा पाठ का काम करते हैं। तो जो राग भैरव है वो जनरली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे गाया जाता है। हम जैसे ही बोलते हैं कि सुप्रभात में, मीन्स जनरली अर्ली मॉर्निंग में जागना चाहिए, 4-5 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जागोगे तो क्या गाओगे, तो उस टाइम पे भगवान की पूजा करोगे, मीन्स राग भैरव को गाओगे। भैरव के बाद जब ये 9-10 का टाइम है, इस टाइम पे अगर आपको गाना है तो क्या, कौन सा गाओगे, इस टाइम पे एक है हिंडोल, राग हिंडोल है, हिंडोला। तो इस टाइम पे जो राग है वो यहाँ पर सुबह कौन है, भैरव, राग भैरव गा सकते हो। यहाँ पर है हिंडोला। और आपको समझते हो कि सामने वाला जो आदमी है वो बाहर मार्केट में गया, दिन भर उसने मेहनत की, तो जब दिन भर मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ कमा के ले आएगा। तो जब शाम के टाइम पे जब वो आएगा तो क्या आएगा, उसके पॉकेट में पैसा। तो शाम के टाइम पे जो म्यूजिक गाया जाता है, मीन्स जो राग गाया जाता है, उसे बोलते हैं श्री। श्री समझ सकते हो, श्री को क्या किन्हें बोलते हैं, लक्ष्मी जी को। मतलब शाम को लक्ष्मी जी लेके आया। अब शाम को आने के बाद थोड़ा और लेट आ जाती है तो इसके बाद क्या हो जाता है, अंधेरा होने लगता है। अंधेरा हो जाता है तो हम क्या जला लेते हैं घर में रोशनी के लिए, उस टाइम पे दीपक ही थे तो हम जलाते थे दीपक। तो इस टाइम पे जो राग जलाया जाता, दीपक जलाया जाता है, तो इसे बोलते थे दीपक राग। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कौन है, दीपक। और बाद में फिर रात में मेघ और मालकोंद, 2 राग और है। इन्हें एक बार देख लेना, सिस्टम में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जो हमने याद किया है ये ऐसा है, याद रह जाए तो ठीक है, याद कर लो कम से कम, इतना अच्छा है। लेकिन इमरजेंसी जैसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है, ना ही स्टेट में आए हैं अभी तक और ना ही सिविल में, मीन्स अभी तक मुझे नहीं मिले हैं ऐसा कोई क्वेश्चन। अब अपना जो बेसिक थीम है म्यूज़िक की उस पे आते हैं। इंडियन जो म्यूज़िक हैं उन्हें हम जनरली 4 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। पहले वो हैं जो क्लासिकल हैं। क्लासिकल म्यूज़िक का मैंने जैसे मतलब बताया कि क्लासिकल म्यूज़िक वो म्यूज़िक होते हैं जिनका कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन, जो नाट्य शास्त्र थी भरत मुनि की 2nd सेंचुरी AD से 2nd सेंचुरी BC तक, इनका कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन उस नाट्य शास्त्र की बुक में है। मीन्स पहला कंडीशन ये है कि इनकी कोई भी जो चीज़ है, कोई भी म्यूजिक, डांस, ड्रामा को हम क्लासिकल तब मानेंगे जब उसका लिटरली लॉन्ग टाइम की जो लिटरली हिस्ट्री रहा हो, लंबे टाइम का साहित्यिक इतिहास रहा हो। सेकंड थिंग है, ये गुरु शिष्य परंपरा पर बेस्ड हो। इनमें ये जो गुरु शिष्य या पीर मुरीदी, मुस्लिमों मान लो जो फकीरों का रहता है, पीर मुरीदी, पीर उनके गुरु और मुरीद उनका जो मानने वाला, तो पीरी मुरीदी या गुरु शिष्य परंपरा, इस टाइप का जो सिस्टम रहा हो। ठीक है, तो एक तो उनका लॉन्ग टाइम का साहित्यिक इतिहास रहा हो, दूसरा उनकी पीरी मुरीदी वाला सिस्टम या गुरु शिष्य परंपरा को वो फॉलो करते हो, तभी हम किसी, ये दोनों को चीज़ें रही हो तभी हम उसे किस में मानते हैं, क्लासिकल में। और थर्ड कंडीशन ये है कि वो सिस्टम अभी एग्जिस्ट हो, मीन्स चाहे उसे रिवाइव किया गया हो या हो, बट ऐसा हो कि प्रेजेंट हो। अगर गाना बजाने की बोला जाए तो बजा दिया जाए, ऐसा नहीं कि आप बोलो कि भाई वो एंशिएंट टाइम में था कोई म्यूजिक, अब वो तो खो चुका है, तो फिर उसे हम क्लासिकल में कैसे डालेंगे, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्लासिकल जो म्यूजिक हैं उनको हम बाद में देखेंगे कि इन्हें 2 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। एक नॉर्थ इंडिया वाले जिसे हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, दूसरा साउथ इंडिया का म्यूजिक जिसे कार्नेटिक बोलते हैं। क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में है यहाँ पर जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस रहा है, अब इस्लाम आया तो उसके साथ साथ कहाँ आए, तो स्टार्टिंग में आपके यहाँ क्या आई, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे वो कहाँ से थे, सेंट्रल एशिया से। तो देखो वो इस्लाम को भी एक्सेप्ट करते, इस्लाम थे, सभी इस्लामिक थे, तो इसका मतलब कहाँ से थे, अरब इन्फ्लुएंस उनके म्यूजिक में आ गया। दूसरा सेंट्रल एशिया के थे तो वो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस आ गया। बाद में जो मुगल आए तो इन पर कौन सा, पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत आया। तो इस टाइप से जो
इन्फ्लुएंस रहेंगे बाहर वाले, वो कौन से रहेंगे? एक रहेगा अरेबिक, दूसरा सेंट्रल एशिया, तीसरा पर्शियन। तो इनके, और चौथा अफगानिस्तान का। तो इस टाइप से इनके जो इन्फ्लुएंस रहा वो नॉर्थ इंडिया में रहा। इस वजह से नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को है उसे हम बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक, और साउथ इंडियन को बोलते हैं कार्नाटिक। ये थोड़ा नेटिव ज़्यादा रहा है, इसमें 99% लगभग नेटिव ही है। अब क्लासिकल म्यूजिक तो हो गया, ये बहुत ही सिस्टमेटिक है, या बोलो ये रॉयल क्लास, अपर क्लास के लिए है। लेकिन जो आम पब्लिक है वो इतने क्लासिकल साहित्यिक वगैरह के पचड़े में नहीं पड़ती। वो बोलती है बस मैं तो सुबह शाम बैठ करके जब इच्छा होती है गुनगुना लेते हैं। तो ये जो आम पब्लिक की जो म्यूजिक होते हैं इनको हम बोलते हैं फोक म्यूजिक। इसके साथ साथ जब रेनेसा आया, मीन्स अपने यहाँ जो आया लगभग 17th-18th सेंचुरी का जो पार्ट था, इस टाइम पे जो फ्यूजन म्यूजिक का है वो ओरिजिनेट हुआ। फ्यूजन म्यूजिक क्या, उन्होंने क्लासिकल और जो फोक है उन दोनों को भी मिला दिया। और नेक्स्ट आता अपने जो मॉडर्न, जो आज के टाइम पे जैसे अपने जो म्यूजिक में आते हैं, रॉक म्यूजिक है, जाज है, पॉप है, तो ये मॉडर्न है। तो यहाँ पर जो अपन को बेसिक पढ़ना है वो अपन को फोक और क्लासिकल पे ही ध्यान देना है। अब अपना नेक्स्ट चलते हैं क्लासिकल में, यानी कि क्लासिकल में कौन सा है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। जैसा मैं बता चुका हूँ कि हिंदुस्तानी में मीन्स नॉर्थ इंडिया में रहा, तो इसमें सूफीज़्म और इस्लामिक इन्फ्लुएंस रहा। तो कौन कौन सा रहा, अरेबियन है, पर्शियन है, अफगानिस्तान है, और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस यहाँ रहा। तो इसका विषय ये हुआ कि इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इस बात को ध्यान रखो। इन लोगों ने यहाँ जो म्यूजिक दिया, ये तो पहले से ट्राइबल टाइप के कल्चर था सेंट्रल एशिया वालों के, तो ये फ्री रहे। तो ये जो म्यूजिक के जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे उनको इतना बहुत ज़्यादा फॉलो करने के चक्कर में नहीं पड़े। मीन्स एक सिस्टमेटिक जो होता है उसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ने की वजह से इसमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। आप गाने को कैसे भी गा सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हुई वैसे गुनगुना लो। तो यहाँ पर जो वे ऑफ फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा रही। दूसरा, क्योंकि ज़्यादा एक्सपर्ट, ज़्यादा, जब एक बात सीधी सी बात है, जब फ्रीडम आपको ज़्यादा मिल जाएगी, एक पूरा सिस्टम थोड़ा जब कोलैप्स होगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका म्यूज़िक में उतनी हाई क्वालिटी नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको वो उस जो जगह स्पेस हुआ था उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फिल कर देगा। तो जो नॉर्थ इंडियन या हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है, और जो वोकल वर्क है, जो सिंगर जो गाएगा उसका वोकल वर्क का जो वो है कम है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का रोल बढ़ जाता है। सेकंड थिंग, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा थी, मतलब गाने के साथ ऊंच नीच कर सकते थे। तो इसकी वजह से क्या हुई, यहाँ पर बहुत सारे टाइप की स्टाइल डेवलप हो गई। स्टाइल जैसे ध्रुपद है, ख्याल है, तराना, ठुमरी, टप्पा, गजल। देखो कव्वाली नहीं आएगा, कव्वाली हम ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में डाल करके इसको अलग से, जो हमने थर्ड वाला पार्ट पढ़ा था जो फ्यूजन था, उसमें डाल देते हैं संगीत में, क्योंकि कव्वाली जो है वो रिलीजन से जुड़ी हुई है, मज़ार पे ही गाई जाएगी, वैसे हम जनरली नहीं गाते हैं इसे। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में एक बेसिक समझ में आ गया। जबकि कार्नेटिक म्यूजिक है ये बिल्कुल नेटिव है, और इनका जो पूरा काम है वो वोकल पे है। मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बहुत ही हल्का, मीन्स समझ लो इनका 90% वोकल वर्क होता है, और 10% ही है जो इंस्ट्रूमेंटल वर्क होता है, पूरा ये वोकल पे ही देते हैं। अब हिंदुस्तानी और उनका कार्नेटिक का एक बेसिक आइडिया हो गया, तो अब हम फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक के एक एक पढ़ेंगे, फिर इन्हें सीधे से निकल जाते हैं। यहाँ पर कार्नेटिक को एक बात और देख लेते हैं कि ये वोकल है तो इनकी एक पूरा सिस्टम कर रखा है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदुस्तानी में कोई भी कहीं से भी गाना स्टार्ट कर देता है, कार्नेटिक में पूरा एक सिस्टम है, आपको एक पर्टिकुलर वे में ही गाना है, गाने की एक पूरी सिस्टम है। सबसे पहले आप क्या गाओगे, जब आप गाना स्टार्ट करोगे तो आप सरस्वती वंदना करोगे, ये करोगे, वो करोगे, मीन्स वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है। वहाँ म्यूजिक पे कहाँ आपको फोर्स ज़्यादा करना है, कहाँ आपको वोकल पे ज़्यादा फोर्स करना है, कहाँ आप अपनी क्वालिटी शो करो। मीन्स गाने का ही अंदर जो उनका 30-40 मिनट का जो प्रोग्राम होता है जिसमें वो गाते हैं, उस 30-40 मिनट के प्रोग्राम को वो छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइडेड कर दिया जाता है, और हर एक का एक सेंस होता है। तो वो जो काम है वो कार्नेटिक में होता है। इतना हिंदुस्तानी वालों में ऐसा कुछ बकैती नहीं काटते हैं ये लोग, ये तो सीधा एक साल से शुरू करके और दे के ख़त्म कर देते हैं।
अब हिंदुस्तानी में जैसे मैंने बोला आपको, इसके 6-7 पार्ट आ जाते हैं, जैसे ख्याल है, ध्रुपद है, ठुमरी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक-एक करके थोड़ा देखना होता है। तो पहला जो अपना म्यूज़िक आता है वो आता है ध्रुपद। अब ध्रुपद क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो ये है कि जो अपने नाट्य शास्त्र बोला था मैंने, जो अपना नाट्य शास्त्र था, उसमें भी ध्रुपद का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। बाद में तो नाट्य शास्त्र बहुत पुराना है, 2nd सेंचुरी का है लगभग ये नाट्य शास्त्र, 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD के आसपास का। तो बाद में क्या होता है कि मिडिवल टाइम पे हम तो ये सुन रखा है कि ये जो तानसेन है वो ध्रुपद मेनली गाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके मेनली गुरु थे हरिदास, किनके? तानसेन के। उन्हीं के जो शिष्य थे वो थे तानसेन, और उन्हीं के शिष्य थे बैजू बावरा, दोनों ही लोग ग्वालियर से थे। तो मेनली थे कौन? हरिद्वार। ये कहाँ रहते थे? वृंदावन में। ठीक है। तो एक्चुअली ये ध्रुपद गाते थे। अब ये जो ध्रुपद जो रिवाइव हुआ, तो जब तानसेन, जब ग्वालियर के जो किंग थे राजा मानसिंह, उनके यहाँ गाते थे पहले, तो ये वहीं पे ध्रुपद गाते थे। तो ये मेनली ध्रुपद यहीं पे रिवाइव हुआ। बाद में क्योंकि जो मानसिंह थे वो उस टाइम पे यहीं पे जो झांसी है वहाँ पर एक दूसरे रूलर थे, तो ये चले गया उनके पास। मतलब ये मानसिंह के ऊपर के रूलर थे। तो फिर ये तानसेन, जब तानसेन की जैसी पॉपुलैरिटी हुई तो उन्होंने मानसिंह से उन्हें तानसेन को सरेंडर करने को बोल दिया, तो तानसेन वहाँ चले गए। बाद में जब इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी तो फिर अकबर, ये सब के सब आते थे अकबर के अंडर, तो फिर अकबर इन्हें लेके चले गए कहाँ? आगरा। तो इस टाइप से तानसेन का जो मूवमेंट है, इस पर शायद लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए बता दिया। वैसे बेसिक आपको पता है कि ध्रुपद की जो स्टोरी है, ध्रुपद कोई मिडिवल टाइम का नहीं है, बस मिडिवल टाइम पे रिवाइव हुआ था, मतलब जेनिथ में पहुंचा। अब जैसे कि आपको बोला कि नॉर्थ इंडिया में कोई भी म्यूजिक होता है उनमें फ्रीडम बहुत है, तो फ्रीडम की वजह से ही इतने सारे टाइप के म्यूजिक बने, ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी। ऊपर से जैसे ध्रुपद ही है, अब ध्रुपद में जो घराना सिस्टम है, घराना मतलब घर, जैसे कि मैं कहीं पे एजुकेशन देने लगा म्यूजिक की, तो मेरे जो शिष्य रहेंगे वो मेरे ही घर में आ गए, वो आश्रम पुराने टाइप का सिस्टम होगा कि वो जो शिष्य है वो मेरे घर में रहेंगे, वही सुबह शाम प्रेयर करेंगे, वहीं गाएंगे। तो इस टाइप से जो घराना सिस्टम डेवलप हुआ, तो ये क्या है कि जैसे मैं ग्वालियर में देने लगा तो यहाँ ग्वालियर घराना बन गया, कोई पटना में देने लगा तो पटना घराना बन गया। तो इस टाइप से जो घराना सिस्टम है ये नॉर्थ इंडिया में बहुत डेवलप हुआ। मतलब ये जो अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक थे उसके सब पार्ट बने, उस सब पार्ट के भी सब पार्ट बन गए, क्योंकि हर घराने ने क्या किया कि कोई म्यूजिक पे ज़्यादा दे रहा है, कोई वोकल पे ज़्यादा दे रहा है। और ध्रुपद गायन में भी तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब थोड़ा मजाक टाइप ले सकते हैं कि एक खड़ा होकर के गा रहा है ध्रुपद, दूसरा बैठ के गा रहा है, तीसरा लेट के गा रहा है। तो इस टाइप के इनके अलग अलग टेम्पो बन जाते हैं, तो इन्हें हम घराना बोल सकते हैं। अब हर, तो घराना जो है नॉर्थ के वो लगभग हर म्यूजिक के मिलेंगे, लेकिन हमें सबकी याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ध्रुपद का केवल एक ही घराना जो इम्पोर्टेंट है वो है डगर घराना। इसी पर कहीं क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको तो ये बस डगर घराने का ही मिलेगा कि जो ध्रुपद है उससे ये है, क्योंकि ऐसे घराने तो 10-10, 15-15 होते हैं, बट ये है कि फेमस कुछ ही होते हैं, तो उसमें ये डगर घराना ही फेमस है। इसके बाद आता है अपना ख्याल। तो देखो ख्याल क्या होता है, जैसे आपको बोला कि मैं, मेरे दिमाग से निकल गया था, ध्यान भूल गया था, मतलब ख्याल निकल गया था। अब ये म्यूजिक है क्या? हम इंडियन जो म्यूजिक है वो इतना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ फूड की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली बैठा है आदमी घर में, एक आदमी इतना प्रोड्यूस कर लेता है कि बका के 4 लोग बैठ के खाते रहे। तो ये जो बैठे हैं वो बैठे बैठे क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? गाएंगे, बजाएंगे। तो इस टाइप से इनके लिए जो म्यूजिक जो सिस्टम है, म्यूजिक जो वो आर्ट था, उसको डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर वर्कफोर्स आसानी से मिल गया। अब जैसे ख्याल है तो बोला क्या, ख्याल में खो गए, मतलब वो आदमी बैठा हुआ है और अपने ख्यालों में, इमेजिनेशन में जा रहा है, तो बस गा रहा है, कुछ भी गा रहा है। मीन्स बहुत सारे टाइप के गाने से होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या गा सकते हैं। तो इस टाइप से चल रहा है, जैसे आदमी आजकल बाथरूम सिंगर होते हैं तो वो बस गा रहा है, बस वैसे ही है।
ये इसकी जो ओरिजिनेट है वो कहाँ है? देखो अब जो है ध्रुपद है वो तो एंशिएंट इंडिया से है। फिर ज़्यादा की ज़्यादा जो मिलेंगे आपको वो मिडवल के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, अमीर खुसरो उनके टाइम पे ये जनरली अमीर खुसरो ने से पूरा बूस्टअप दिया, तो ये लगभग मिडवल टाइम पे ही, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही लगभग बना। उस टाइम पे ये ओरिजिनेट हुआ और उसी टाइम पे काफ़ी बूस्टअप मिला इसे। इसमें होते क्या है, छोटे छोटे जो गाने होते हैं, जैसे जो गाने के जो सेंटेंस होते हैं, तो इस टाइप से जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं ना, बोलते हैं बंदिश। तो इसमें बंदिशें गाई जाती है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि बंदिशें छोटी छोटी हैं तो हम उसे बोल देते हैं छोटा ख्याल, और अगर बंदिशें बड़ी बड़ी हैं तो हम उसे बोल देते हैं बड़ा ख्याल, ठीक है। इसमें भी घराने आ जाते हैं। तो ख्याल में केवल हमें, जैसे बहुत सारे घराने हैं, उसमें केवल एक किराना घराना ही याद रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किराना घराने से संबंधित है भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगाल। तो यहाँ पर जो गंगूबाई हंगाल का जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये इसी से किराने से है, और ऊपर है भीमसेन जोशी। इसके साथ और भी हैं, जैसे कि तराना है, ठुमरी है, टप्पा है, गजल है। तो देखो गजल भी अमीर खुसरो से है। अब मेन मुद्दा है अपना टप्पा से। इन सब के जो गाने हैं, इनके म्यूजिक जो है, आपको इस वीडियो के साथ इन सब के म्यूजिक मिलेंगे। आपको एक बार म्यूजिक समझ लेना है। आपको पहली बात तो ये देखो, ये कोई भी गाने हैं, ये ग्रुप में नहीं गाते हैं, ठीक है। इतना थोड़ा ध्यान रखो कि ये ग्रुप में नहीं होते हैं। अब टप्पा क्या होता है कि जैसे ऊँट है, कैमल है। अब जो राजस्थान रीजन के लोग हैं, जो कैमल के ऊपर राइडिंग कर रहे हैं, कैमल ऐसे ही समझ लो, थोड़ा अजीब सा बन गया। अब कैमल के ऊपर जब राइडिंग कर रहे हैं ये लोग, तो कैमल तो सीधा तो चलता नहीं है, वो उल उल के टाइप के वैसे चलता है, मूव करके। तो जो गा रहा है वो, उसने जैसे ही कुछ बोला, जैसे ही ऊँट ने थोड़ी नेक्स्ट कदम रखा, वो जैसे ही जंप हुआ, तो उसका तो जो कहने का है वो प्रेशर गड़बड़ा गया, वोकल जो प्रेशर है। तो इस टाइप से क्या होता है कि वो जो गाता है, वो कभी रिदम में नहीं होता, वो ऊंच नीच अजीब सी हो जाती है उसके साथ। तो बस इतना समझ लो कि टप्पा है, वो टपकता रहता है, टपक टपक के गाता है, तो उसके वोकल ऐसी जंप मारती रहती। तो ये जो टप्पा गाने वाले हैं, ये हैं कैमल राइडर्स, ठीक है। तो इसमें क्विक टर्न है, क्योंकि क्विक टर्न का मतलब वही है कि जैसे ही दचका लगा, वो उनकी वॉइस गड़बड़ा गई। तो इसमें क्विक टर्न जो है, फ्रेज है, वो उसमें काफ़ी क्विक टर्न होता है टप्पा में। फिर ठुमरी और तराना जो है, तराने के जो अपने गामा सात रंग को बना तराना, सरगम, इस टाइप के जो गाने हमारे हैं, उसी टाइप के इन सब के आपको इस लेक्चर के साथ नीचे आपको बैकग्राउंड में इसके म्यूजिक मिल जाएंगे। आपको इनको सभी को सुन लेना है एक बार। तो यहाँ पर अपने जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो ख़त्म हो गया है। अब मुद्दा आता है अपना कार्नेटिक। तो जैसे बोला, कार्नेटिक म्यूजिक का जो बेसिक थीम है, मिडवल इंडिया के टाइम पे ये रिवाइव हुआ एक टाइप से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट था, उसने इसे बहुत रिवाइव कर दिया। बेसिक थीम इसकी हमेशा नेटिव ही रही, बाहर का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। तो इन्होंने एम्फेसाइज है वो लगभग वॉइस पे ही पूरा किया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे इतना वॉइस पे वो नहीं किया। और मैंने बोला कि ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है, वो पूरे सिस्टमेटिक होते हैं। इनमें जब कोई गाना स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग की जो पंक्तियाँ होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पल्लवी। पल्लवी मतलब पल्लवन करना, किसी चीज़ का फूल का खिलना, पल्लवन करना। तो इसमें क्या होता है कि जब जो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में वो वंदना करते हैं भगवान वगैरह की जो सामने श्रोता हैं उनकी वंदना की, और इस टाइप से वो थोड़े शुरुआत करते हैं। फिर आती है अनुपल्लवी, जिसमें वो अपने जो आराध्य देव वगैरह है, इन सबका वंदना वगैरह की, और अपने म्यूजिक की जो बैकग्राउंड के साथ गाना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में उसको वर्णम, फिर वो चलती रहती है, और लास्ट में पहुंचती है उनका राग मलिका। मतलब राग जो है, जो गाना गा रहा है उसका मलिका मतलब मलिका या मालिक, वो लास्ट तक पहुंच गया है, मतलब टॉप पे पहुंच गया है, मालिक के पास पहुंच गया है। तो ये इस टाइप का एक सिस्टम चलता है कार्नेटिक में। तो यहाँ पर बोला जाए, अपन को अब लास्ट पार्ट देख लेना, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक के बीच का डिफरेंस। तो जैसे बोला, इन्फ्लुएंस तो इन पर अरब, पर्शियन, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस था, बट कार्नेटिक पे नहीं था। फ्रीडम हमें हिंदुस्तान में ज़्यादा मिली है, तो इनके बहुत सारे सबसेट बन गए, जबकि कार्नेटिक भी फिक्स है, गाने की रिदम है, आप उससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ के जो सॉन्ग्स हैं वो बिल्कुल फिक्स है, वो उसी में जो चल रहा है वो चल रहा है, उनमें ज़्यादा चेंजेबिलिटी नहीं आई। तो इस हिसाब से हिंदुस्तानी में सब स्टाइल बहुत बने जो घराना के अंडर आ गए, जबकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टाइल बनी रह गई और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो ऑब्वियसली हिंदुस्तानी में ज़्यादा है। हाँ, लेकिन क्या है कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है।
अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बोला जाए तो हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडिया की और कार्नेटिक साउथ का पहुंच गया। अब अगर इनकी कॉमन बीच में देख लिया जाए तो दोनों ही, क्योंकि इनकी बैकग्राउंड तो नेटिव वाली से कहीं ना कहीं बेस है, तो इनमें फ्लूट और वायलिन कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पर देख लिया जाए तो अपने जो क्लासिकल वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपना जो मैन था फोक पार्ट, फोक म्यूजिक, इस पे चल रहा, और यही अपना मैन है इस लेक्चर का। फोक जो है म्यूजिक, देखो फोक हर स्टेट के लगभग 10-15 म्यूजिक मिल जाते हैं फोक। तो इस टाइप से तो आपके 150-200 की समथिंग फोक निकल जाएंगे, तो सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, लगभग 25 के समथिंग हैं, 25 से 30 के आसपास हैं जिन्हें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट है, इन्हें देख लेते हैं। इसमें पहला है बाउल। बाउल है क्या? ये पहले तो देखो वेस्ट बंगाल। बाउल जो है, इसमें जो बंदा इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ा है वो रखा है। तो एक मिनट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली इसे बोला जाता है बाउल। तो ये जनरली होता है क्या है कि जो इस टाइम पे भक्ति मूवमेंट चली, कहाँ भक्ति और सूफीज्म, किसमें? वेस्ट बंगाल रीजन में। तो यहाँ पर जो लोग थे भक्ति और सूफी वाले, वो इसको बजा करके गाना गाते थे। तो इसको हम जो बोलते हैं वो है बॉल सॉन्ग। जैसे मैं इसे दोबारा से यहाँ पर एक बैकग्राउंड में चलते हैं। सिंगर है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये किसमें है? वेस्ट बंगाल, मीन्स वेस्ट बंगाल रीजन का है। बजा क्या रहा है? वॉइस कम करने पे। ये जब भक्तिज्म और सूफीज्म मूवमेंट जब वेस्ट बंगाल रीजन में गया तो उस टाइम पे ये काफ़ी फेमस हुआ वहाँ पर। इन्होंने मतलब बोल सकते हो जैसा भक्ति मूवमेंट है उसको इस रीजन में स्प्रेड करने के लिए उस रीजन में इसने काफ़ी हेल्प किया। तो जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उसे क्या बोलेंगे? बॉल। एक कटोरे जैसा, मीन्स वीणा का छोटा सा एक फॉर्म हो गया। ओके। तो यहाँ पर आपको बॉल समझ में आ गया। बॉल किस रीजन का था? वेस्ट बंगाल का है। तो ये थोड़ा मिस्टिज्म है, मीन्स भक्तिज्म और सूफीज्म का है, उस पर काफ़ी इन्होंने काम किया इसमें, बॉल में। अब इसके बाद अपने पास आते हैं जम्मू कश्मीर का एक है बनावन। तो आपको तो वैसे भी समझ में आ रहा है, जम्मू कश्मीर वाले वैसे भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, तो वो जब भी कुछ होता है वो जंगल में कूद जाते। तो याद रखो बनावन जंगली जंगल है उनका। तो बनावन कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। एक है आल्हा उदल की जो स्टोरी है, मिडवल इंडिया में जो रहते हैं, लगभग 11th सेंचुरी 11th-12th सेंचुरी के आसपास है। तो बुंदेलखंड रीजन में आल्हा उदल जो दो भाई थे उनकी स्टोरी काफ़ी सिंगिंग में गाई जाती है। तो ये भी बुंदेलखंड है। अब बुंदेलखंड कहाँ पर है? एमपी का भी पार्ट है और यूपी का भी है। तो इट्स पॉसिबल कि थोड़ा बहुत इसका इन्फ्लुएंस बिहार के जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें हो सकता है। तो आला भी गाया जाता है। तो आला गायन कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड रीजन में। अब इसके बाद हम देखते हैं राजस्थानी। राजस्थान में 3 म्यूजिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पनिहारी, दूसरा है माड़ और तीसरा है मांगनियार। तो पहले देखते हैं पनिहारी। अब राजस्थान है, डेजर्टिक कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या होगा? इनके साथ इशू है कि पानी नहीं होता है। मतलब आई मीन कि घर में उतना ज़्यादा पुराने टाइम पे घर पे हर एक पे हैंड पंप या इस टाइप का ट्यूबवेल जैसा सिस्टम नहीं था। सो इनके पास क्या थी? बावड़ी एक लंबी जगह हुआ करती थी। तो पूरे गांव की जो लेडीज़ हैं वो उन्होंने अपने मटके उठाए एक साथ और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर उस बावड़ी तक जाती थी पानी भरने के लिए और फिर वापस आ रही। अब एक एक घड़े से तो काम हुआ नहीं, तो 10 बार गई 10 बार आई, तो इस टाइप से उन्हें 10 बार आना जाना हुआ। अब ये खाली टाइम में वो क्या करेंगी जो 1-1.5 घंटे गए? तो इसमें वो ग्रुप में जाके गाना गाती थी। तो गाना गाते हुए जाएंगी, गाना गाते हुए आएंगी। तो गाने की थीम क्या रहेगी? तो हमेशा सास का चुगली वाला इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी होती है, तो यही सब वहाँ पर गाएंगे।
तो ये रहा पनिहारी। दूसरा रहेगा, तो पनिहारी को एक बार देख लेते हैं बताने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अब माड़ के देखते हैं। ये भी पनिहारी का है। जैसे मैंने बोला कि वो जो गिलास है उसके ऊपर चल रहे हैं, तो ये जैसे बोला कि पर्पज हुई है तो उसको बूस्टअप करना है। ठीक है, अब हमारा काम रहा माड़ को देखना। ये राजस्थान का थर्ड म्यूजिक है। यहाँ पर एक कम्युनिटी, जैसे मैंने बोला कि क्योंकि राजस्थान में राजा बहुत रहे मिडिवल टाइम में, तो इनका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मिला। तो यहाँ पर एक और कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जो पूरा का पूरा डिवोशन रहा उनका म्यूजिक पे। इन्हें बोलते हैं मांगनियार। इन पे लास्ट 2015 या 16 में भी सिविल का क्वेश्चन आया था। अब इसे आपने दूरदर्शन पे काफ़ी देखा होगा। इनका जो म्यूज़िक होता है वो कैसा होता है, बॉक्स बॉक्स, जिसमें एक एक बॉक्स में में गा रहे होंगे। इनकी लाइट चालू है और ये यहाँ पर गाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक दूसरी इनकी लाइट बंद हो जाएगी और दूसरा गाना शुरू करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये जो पूरे बॉक्स हैं वो खुलते जाएंगे और ये चलती जाएगी लास्ट तक, और लास्ट में ये चलती रहेंगी। और इनमें जो एक होता है जो इनको पूरे को सपोर्ट करेगा। तो ये रहे मांगनिया। तो यहाँ पर अपना जो बाउल था वो कहाँ था, वेस्ट बंगाल का था। दूसरा था वनावन, कहाँ का था, जम्मू कश्मीर का था। आला का मैंने बता चुका था कि ये बुंदेलखंड रीजन का है। इसके बाद राजस्थान के 3 थे, पनिहारी, मांड और मांगनियार। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा का जो एक गाना है वो है जंगम गायन, हरियाणा का। और दूसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है पांडवनी। एक्चुअली छत्तीसगढ़ में एक लेडी है तेजन बाई। तो जो पांडवनी है, मतलब पांडवनी मतलब क्या है, पांडव, कौरव पांडव। तो जो पांडवों ने जो एक्ट किए हैं, पांडवों की जो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है उसको जो डिस्क्रिप्शन है वो पांडवनी में गाया जाता है। और इसको जो बूस्टअप मिला, या ये बोल सकते हो कि पांडवनी को जो एक टाइप से रिवाइव किया, तो अकेले ये तेजन बाई की वजह से आज की वो प्रेजेंट कंडीशन में पहुंच पाया पांडवनी। तो इनका काफ़ी उसमें रोल है, और इसकी वजह से इन्हें फिर अवार्ड वगैरह भी, पद्मश्री वगैरह भी दिए गए हैं। इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट जो बजाती हैं उसे बोलते हैं तंबूरा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हरियाणा का जो जंगम गायन है और छत्तीसगढ़ का जो पांडवनी है, इन दोनों को एक बार देख लेंगे। ये हरियाणा का है जंगम गायन। तो जंगम जो गायन है कैसे गाएंगे, ग्रुप में होगा, पूरा का पूरा म्यूजिक ग्रुप में होगा, इंस्ट्रूमेंट। और जो थीम होती है वो जनरली शंकर जी के ऊपर होती है, कि शंकर जी और माता पार्वती के बीच का जो डिस्कशन है, कन्वर्सेशन होगा, वो थीम रहेगी इनकी। या फिर उन्होंने कुछ और बोला, या आम पब्लिक के साथ या कोई भक्त मिल गया उसके साथ क्या डिस्कशन हुआ शंकर जी का। तो ये पूरा का पूरा जो जंगम गायन रहेगा उसकी थीम वही रहेगी। अब हम देखते हैं पांडवनी। तो ये जो पांडवनी है, इसमें क्या होगा, जो सामने वाला है इसे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये एक टाइप से पूरी की पूरी स्टोरी टेलिंग है, जिसमें सामने म्यूजिक भी होगा, गाएंगे भी, इसके साथ इसमें थोड़ा डांस भी करेंगे, और सबसे बड़ा बैकग्राउंड सपोर्ट मिलेगा पूरा। मीन्स वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, और जो बीच में कन्वर्सेशन है तो उसमें जो हुकारा बोलते हैं, तो उसका बैकग्राउंड सपोर्ट पूरा कन्वर्सेशन का मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुद्दा आता है जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाते हैं, जिसे बोलते हैं तंबूरा। तो हरियाणा का हो गया जंगम गायन, और छत्तीसगढ़ का हो गया पांडवनी। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र का, उनका एक है पोवाड़ा। पोवाड़ा किस बात पे है कि जो शिवाजी महाराज है उन्होंने वहाँ पर एक रूलर था जो औरंगजेब का था, उसे जब भेजा था
तो उसको इन्होंने कैसे मारा, उसकी जो उनकी जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, उसको लिख बोला जो गाया जाता है, उसको बोलते हैं पोवाड़ा। और दूसरा है लावनी। लावनी जो सॉन्ग है, ये थोड़ा इरोटिक टाइप का, इस टाइप का है। और इसमें जो पर्पस जो है वो है, जो लेडीज़ है उनका ही है, ग्रुप में है। अब वो है कि वो एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में कैसा भी रहा हो, लेकिन आज के टाइम पे जो म्यूजिकल इंडस्ट्री के साथ वो ऐड हो गया, तो ये ग्रुप में लेडीज़ करती हैं। तो दूसरा है ये पोवाड़ा, और जो अ, लावनी है, इन दोनों को आप वहाँ पर इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद मुद्दा आता है अपना गोवा और महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट रीजन है, यहाँ पर एक जो म्यूजिक है उसे बोलते हैं ओवी। ओवी में क्या होती है कि जो फिश, ये कोस्टल रीजन के, तो यहाँ पर कौन है, फिशर। तो जनरली होता क्या है कि जो मेल है वो जो फिश की जो बोट है वो लेकर के जो अरेबियन सी है उसमें चले जाते हैं फिशिंग करने। तो अब ड्यूरिंग दिस टाइम जो लेडीज़ है वो क्या करेंगी, वो खाली हैं, क्यों? क्योंकि उनका काम था मछलियों को जो पकड़ के ले आए उनको प्रोसेस करने का, तो वो कर चुकी हैं। अब उनके पास जो लेजर टाइम है, खाली टाइम है, तो उसमें वो बैठ करके ग्रुप में जो गाना बजाना करती हैं उसको बोलते हैं ओवी। एक के साथ एमपी में आता है पाई सॉन्ग और गुजरात का डांडिया। इनको आप पहले से अच्छी तरह से जानते ही हो। पाई को एक बार देख लेना एमपी के का, क्योंकि ये एमपी में एक ही पढ़ा है आपको। खैर, इसके बाद यहाँ पर अपने जो क्लासिकल पार्ट है वो हो गया, फोक म्यूजिक समझ में आ गया। अब मुद्दा चलता है अपन को फ्यूजन। फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक है, इसमें केवल दो ग्रुप हैं, एक है सुगम संगीत और दूसरा है हवेली संगीत। तो सुगम संगीत जो है, सुगम का मतलब ऐसे संगीत जो बहुत आसानी से गाया जा सके, बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। जैसे कि भजन है, कीर्तन है, शबद है। शबद कौन गाते हैं पंजाबियों में, जो गुरु नानक जी के ऊपर है। कव्वाली जो मजार वगैरह के ऊपर इस्लाम में है। और कीर्तन और भजन हिंदुइज्म का पार्ट है। ठीक है, या जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी है कीर्तन वगैरह। तो अब सुगम संगीत में जो है, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक तो है अभंग। महाराष्ट्र में जो जैसे नॉर्थ इंडिया में कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो महाराष्ट्र में इन्हीं का कृष्ण भगवान के अवतार या विष्णु के अवतार को माना जाता है विठोबा। विठोबा को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो जो संत तुकाराम जी थे और संत जो नामदेव थे, इन्होंने जो कंपोज किए थे, अभंग जो लिखी थी, उनको गाया जाता है। तो अभंग कहाँ से जुड़ी है, महाराष्ट्र से। वैसे ये एक है ट्राइब है, बोट जो ड्राइवर होते हैं, जिन्हें अपन नॉर्थ इंडिया में केवट बोलते हैं। तो उन्हीं को वेस्ट बंगाल वाला रीजन क्या बोलते हैं, उन्हें भाट, राय भाट वगैरह है। तो उनकी जो भटियाली है, मतलब जो केवट है, वो जो सॉन्ग गाते हैं उनको बोलते हैं भटियाली। एक है कीर्तन। ये कीर्तन जब आप आगे डांस ड्रामा में आएगा तो कीर्तन भी पढ़ने को आएगा, क्योंकि कीर्तन पे भी क्वेश्चन आए। ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया में भी करते हैं, लेकिन कीर्तन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो फेमस है मणिपुर का। ठीक है, देखो भजन है वो अकेले भी किया जा सकता है, लेकिन कीर्तन होता है ग्रुप में। तो ये कीर्तन मणिपुर का फेमस है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लगभग कीर्तन आजकल बंद ही हैं, बहुत कम होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा मंदिरों में लेडीज जरूर एक साथ मिल करके कर लेती हैं शाम की शाम, लेकिन ये हर जगह नहीं है। ऐसी है हवेली संगीत। ये खासकर राजस्थान और गुजरात की जो हवेली है, वो जैसे जोगनी आओ कभी हवेली पे, तो बस वैसे ही है। अब हवेली पे जो नवाब थे, मीन्स जो रूलर थे, आई मीन, तो रूलर हैं, वो मंदिर में नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, 4-5 लोगों को बोला, बोला आज आज शाम को बस गाना सुनना है, पार्टी करनी है, तो बस आ जाओ। उस टाइम पे वो तो थे नहीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो बोल दिया भाई आज आ जाओ, पार्टी करते हैं। तो ये सभी लोग अपने गाना बजाना लेके चले गए। अब हालांकि वो भजन कीर्तन ही होंगे, लेकिन वो हवेलियों में हुए, यानी कि हवेलियों का एक टाइप से सपोर्ट मिलना, तो ये हुए अपने हवेली संगीत। बाद में हवेली संगीत के टाइप वगैरह आ जाएंगे। जैसे एक जो हवेली मतलब एक टाइप से इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट मिल गया इन लोगों को। तो वैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो दिया उनका, तो उनका सपोर्ट भी इसी के अंदर, हवेली संगीत के अंदर डाल देते हैं। और लास्ट में आते हैं अपने जो मॉडर्न है, जो पॉप या रॉक और जाज है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। रॉक जैसे कंसर्ट आजकल जो होते हैं, एक दो आगे गए, रॉक मतलब पूरा पूरा ताबड़तोड़ गाएंगे भी, गाने से ज़्यादा शोर शराबा मच के बाद जो बजा करके चले जाते हैं। तो ये हुआ रॉक। पॉप में जनरली जो अपन म्यूजिक है, मीन्स इसमें म्यूजिक मैन डोमिनेंट है, बाजे आजे थोड़े कम होते हैं, सॉन्ग उतना कम होता है। और जाज में ये जो जाज इंस्ट्रूमेंट जो है उसे जाज बोलते हैं। तो इसमें जस्ट म्यूजिक म्यूजिक होता है। आजकल जाज बहुत सारे जो मैरिज फंक्शन है उनमें भी बजाते हैं, खासकर वेस्ट में म्यूजिक में जाज ही बजाते हैं। अपने नॉर्थ इंडिया में तो फटाके और बहुत कुछ डीजे वाले पूरे आ जाते हैं।
जबकि वेस्ट में जनरली जाज ही वो म्यूजिक कंसर्न करते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर दो हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक तो आया था 2014 में, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मांगनियार है ये बहुत फेमस कम्युनिटी है, लेकिन ये कम्युनिटी किस रीजन में है। अब अगर आपको कम्युनिटी के बारे में ये पता हो कि ये म्यूजिक से रिलेटेड है तब भी आप काम कर सकते थे, या ये आइडिया हो कि ये इंडिया के किस पार्ट में है तब भी इस क्वेश्चन का आप लगा सकते थे। आपने पढ़ा था मांगनियार, वो बॉक्स बॉक्स में जो म्यूजिक गाते थे वो कहाँ के थे, राजस्थान के। तो ये म्यूजिक से है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया मीन्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया पार्ट के थे। दूसरा क्वेश्चन आया था ध्रुपद का। तो ध्रुपद के ऊपर बहुत सारे इनने दे रखे हैं, आपने पढ़ा हुए आराम से समझ में आया, क्योंकि ध्रुपद देखो अनसीन टाइम पे है। तो ध्रुपद क्या है कि जो लोग बैठते थे राग भैरव वगैरह मीन्स इस टाइप से हमारे जो म्यूजिक है वो हमेशा गॉड से कहीं ना कहीं डिवोशन से हमेशा से रहा है। और हमारे जो म्यूजिक रहे हैं, अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो अरेबियन या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस छोड़ दो तो रिमेनिंग जो इन्फ्लुएंस रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा डिवोशनल रहे हैं, और उनकी कहीं ना कहीं ओरिजिनल है वो संस्कृत से हमेशा से रही है। तो इसके सेकंड और थर्ड सेंटेंस राइट थे। पहला सेंटेंस ये बोलता है कि जो ध्रुपद है वो ओरिजिनेट हुआ है राजपूतों के टाइम पर। तो जैसे मैंने बोला ये ध्रुपद तो कहाँ पर था, ये तो अपने नाट्य शास्त्र में था। मतलब ये उस टाइम पे जैनित पीक पे जरूर पहुंचा लेकिन ओरिजिनेट नहीं हुआ। तो इस टाइप से पहला सेंटेंस भी अगर तुमने क्रॉस कर दिया तो दूसरा तीसरा अपने बी आंसर निकल आता था। तो यहाँ पर म्यूजिक वाला जो पार्ट था वो लगभग अपना खत्म हो गया। और ये पुरानी एक्सरसाइज है जैसे अपने पिछली बार स्लाइड में कर रखी थी। अब इस पे जो अपना सेकंड क्वेश्चन था कि टू व्हाट एक्सटेंट, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखता हूँ, इसे अटैच करता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन ने हमारे जो म्यूजिक है उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया है, या उसके साथ कैसे छेड़खानी कर रहे हैं, कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, वोकल चेंज हो रहा है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं रहा है, तो उसमें जो इंटरेस्ट है लोगों का वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो इस टाइप से जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो थोड़ा गिरता जा रहा है। तो कैसे कर रहा है, तो इससे भी थोड़ा हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना ये सेशन एंड हो जाता है। ओके, अब आपको क्या करना है, इस सेशन के साथ साथ इसकी जो वीडियो होंगे उन्हें देख लेना, और नेक्स्ट टाइम से इसके आपको 15 MCQ हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको 15 MCQ की एक लिस्ट मिल जाएगी जो आपको प्रैक्टिस कर सको।